जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ITI में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर यानी ट्रेड थ्योरी का प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हर एक प्रश्न के ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो होते हैं या तो प्रश्न वही बनते हैं या फिर ऑप्शन को प्रश्न बना दिया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है। तो ये जितने भी कुंडलित लैंप होते हैं अर्थात कुंडलित जितने भी लैंप होते हैं वो हाई इफिशियंसी के होते हैं, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और उच्च प्रकाशन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्रकाश उत्पादन में कार्य कर आते हैं। अगला प्रश्न है ऑरेंज का हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी देखिए हीटिंग एलिमेंट जितने भी बनते हैं सारे जो होते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक ना, और गलनांक जिनका उच्च होता है वो क्या किए जाते हैं, उसका प्रयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि R= होता है रो L/A, अर्थात जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है और रजिस्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, ठीक ना। एक तापमान की बात करें तो तापमान भी इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान पे क्या होते हैं, गल जाते हैं। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये सब क्या है, ये सब चालक पदार्थ हैं। इनकी क्या होती हैं, कंडक्टिविटी में इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। अगर चालकता के क्रम की बात करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर हम लोग बात करें चालकता की पदार्थ की तो सबसे ज़्यादा चालकता कापर की होती है, अरे सोना की होती है, फिर चांदी की होती है, फिर कापर की, इसके बाद एल्युमिनियम, ठीक ना। ये होता है चालकता का क्रम, ठीक ना। पहले नंबर पे हम लोग इसको रखते हैं, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे इसको। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग सोना का उपयोग ना के बराबर बिल्कुल किया जाता है तो पहले नंबर पे चांदी हो गया, कापर हो गया और एल्युमिनियम होता है, ठीक। अगर कापर की बात करें तो परमाणु क्रमांक 29 होता है, 13 एल्युमिनियम होता है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे चालक का गुण क्या होता है। देखिए चालक जो होते हैं इनका अच्छा गुण क्या होता है, तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं यह कई पहचान इसकी होती है, क्योंकि जितने भी चालक होते हैं R= रो L/A, यानी जितने भी चालक होते हैं उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस हिसाब से प्रथम ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लेकिन हमें और ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 से नामित किया गया, तो संख्या 1.4 क्या दर्शाती है। तो इसमें दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक कंडक्टर का व्यास है और करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न और इस पर बनता है, ये अगला प्रश्न बनता है 7/20 का उद्देश्य क्या होता है। तो 7/20 का मतलब यही होता है कि 20 से SWG के कितने तार हैं, 7। ये स्टैंडर्ड वायर को इंडिकेट करने का एक तरीका है, ठीक ना। ऊपर कुल तारों की संख्या, नीचे जो होता है SWG को इंडिकेट करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक किसका बनाते हैं। देखिए जितने भी लेड एसिड बैटरी होती है ना मोटर वाहनों में यूज़ की जाती है, इसका प्रयोग हम लोग जैसा कि दिख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी H2SO4 का प्रयोग हम लोग सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी में प्रयोग करते हैं। और बात करें और ऑप्शन की, देखिए इसमें जो ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग हम लोग प्राथमिक सेल के लिए करते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल में प्रयोग करते हैं, ठीक। अर्थात अमोनियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक सेल में करते हैं। KOH जो होता है पोटेशियम ऑक्साइड, इसका ये एक प्रकार का क्षारीय बैटरी है, ठीक है, ये क्षारीय बैटरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट 3 फेज में प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का फार्मूला देखिए इसमें क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है ना, तो रिएक्टिव पावर जो होता है यहाँ पर होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर कर देते हैं, √3 VL × IL sin θ जो होता है इसका प्रयोग यहाँ पर होता है रिएक्टिव पावर। इसका मात्रक की बात करें तो देखिए जो शक्ति एक वास्तविक, एक आभासी और प्रतिकारिक शक्ति होता है। तो वास्तविक शक्ति बिल्कुल नीचे होता है, इसका मात्रक वाट होता है। अगर हम लोग बात करें प्रतिकारिक शक्ति यानी जो सीधा होता है, लंब होता है, उसे प्रतिकारिक शक्ति बोलते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। और ये होता है आभासी शक्ति, इसका मात्रक जो होता है V यानी वोल्ट एम्पियर होता है। यानी इसका दैनिक जीवन में उपयोग बोलें तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो रिएक्टिव पावर होता है इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटर में करते हैं। आभासी शक्ति जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं कि ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक। और कुल शक्ति को दर्शाने के लिए, वास्तविक शक्ति को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। संभावित प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि 3 प्रणाली चरण में
धाराएं किस में लोड में स्थित होती हैं, संतुलित भार में या असंतुलित भार में या संतुलित लोड पर। देखिए जो धाराएं अलग अलग होती हैं, देखिए भिन्न भिन्न धाराएं होती हैं ना, वो असंतुलित लोड पर होती हैं। अगर संतुलित लोड होता है धाराएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसमें अगर धाराएं अगर जो दो पॉइंट हैं अगर संतुलित हैं तो धाराएं क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक, धाराएं सेम होंगी। लेकिन अगर असंतुलित है धाराएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, भिन्न होंगी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग संतुलित और असंतुलित की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक। अगर इसमें लोड लगा हुआ है, ठीक ना, ये लोड है, ये लोड है और ये लोड है, बलों का लोड अगर इस प्रकार बना हुआ है, किसी एक परिपथ को हम खोल दें, इसको खोल के हम क्या कर लें, हटा दें। अगर इसको खोल के हम हटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, अगले परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें धारा का प्रभाव, इसमें धारा नहीं होगी लेकिन बाकी ये बल्ब जलेगा, हमारा ये बल्ब जलेगा, ठीक है। यानी 1 नंबर भी बल्ब जलेगा, यानी ये बल्ब जलेगा और 2 नंबर भी जलेगा, लेकिन ये बल्ब हमारा तीसरा वाला नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन डी वाला क्या दिया हुआ है, उस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि धुएं की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए कान कवच, चश्मा का प्रयोग, एप्रॉन और श्वसन तंत्र का। तो इस ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन डी है। देखिए अगर श्वसन तंत्र अगर ऑप्शन में आपको नहीं देता, ठीक ना, तो हम लोग किसको कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चश्मा को, क्योंकि ये भी श्वास नली आँखों की सुरक्षा के लिए देता है। धुएँ की आँख की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग आँख की सुरक्षा के लिए ही करते हैं, धुएँ या अन्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए। करेक्ट ऑप्शन यदि पहला ऑप्शन हम इसको जाएंगे, अगर ये होता है ये इसका प्रयोग करेंगे। एप्रॉन जो होता है ये क्या होता है, पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। ये शरीर की क्या होता है, करता है, सुरक्षा करता है, पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक सेल समांतर में परिपथ विपरीत ध्रुवता जोड़ दी जाए तो क्या होता है। अगर ध्रुवता विपरीत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये समांतर में कोई सेल जुड़े हुए हैं, ये सेल है और ये सेल है, ये सेल है और ये है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इनको इस प्रकार हम जोड़ दें तो इसमें होता क्या है, ठीक। तो श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में जो होता है बल्ब हमारा क्या करेगा, जलेगा। श्रेणी में जो होता है, श्रेणी में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है और धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। इसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, घरेलू लाइट में प्रयोग करते हैं, घरेलू लाइट में प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी प्राथमिक सेल में उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है। जैसा कि हम यहाँ आपको बताएं कि R = क्या होता है, रो L अपान ए होता है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी L R होता है, तो R को अगर पक्षांतर करेंगे तो R = क्या हो जाएगा, R × L बटे ए हो जाएगा। रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या होता है, ओम मीटर, ठीक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओम मीटर क्या है, करेक्ट आंसर है। दिया है ए बी चित्र के अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए एक चीज़ बड़ा आसान चीज़ है कि समांतर में कोई सर्किट को अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उस परिपथ में धारा क्या होती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। जैसे ये देखिए सीरीज में है, समांतर में है, ये भी समांतर में है, इनको शॉर्ट कर लिया जाए तो धारा हमेशा किसका चुनाव करती है, धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस का चुनाव करती है। जिधर तरफ अगर धारा रेजिस्टेंस कम होता है उधर धारा चली जाती है। तो ये लोड लगे, ये भी लोड है, ये भी लोड है, ये सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी शून्य। लेकिन धारा या क्या करती है, यहीं से होकर आपस क्या चलती है, चली जाती है, क्योंकि धारा हमेशा किसका कौन सा मार्ग चुनती है, लो रेजिस्टेंस का मार्ग चुनती है। धारा ऐसे ही चुनते हुए फिर वापस क्या होती है, धारा चली जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती हैं। देखिए एक प्रतिरोध होता है, एक होता है इंसुलेशन प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई तो ओम होता है, लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई जो होती है मेगा ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग ओम की, तो जो ओम होता है इसका किसका मात्रक होता है, ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। आर का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि किसी भी इंसुलेशन का प्रतिरोध जो होता है मिनिमम 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होता है तो इंसुलेशन क्या होता है, सटीक नहीं माना जाता है। तो किसी भी इंसुलेशन का मिनिमम प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बताएंगे 1 मेगा ओम, ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन है कि बड़े ट्रांसफार्मर को कोर को स्टेबल करने का फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए ईडी करंट से कम हानि होती है, तो इसका सही जवाब है तांबे के उपयोग को कम करना। लेकिन और बाकी हम ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखिए ईडी करंट हानि क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या करता है, ऊर्जा का नुकसान करता है, ऊर्जा का क्या करता है, लॉस करता है, ठीक ना। इससे बचने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, कार्गो का प्रयोग कर, CRGO का प्रयोग करना चाहिए,
CrGO का प्रयोग करना, जो कि उच्च चुंबकशीलता पदार्थ है। यानी अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, अगर हिस्टैरिसीस को कम करना है तो आप क्या करेंगे कि लेमिनेटेड कोर को क्या कर देते हैं, महीन महीन पत्तियों से आपस में लेमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम करने के लिए लेमिनेट करते हैं, और एडी के लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CrGO चुंबकशीलता पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा का अनावश्यक रूप से खपत नहीं होती। दिए गए चित्र में उपकरण का नाम पूछा गया है कि किस प्रकार का उपकरण है, ठीक है। उपकरण का नाम क्या है, ठीक। ये भी भारत स्किल के क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, तो एक बार भारत स्किल PDF आप सभी लोग पढ़ के ही जाइएगा। तो एक प्रकार के एब्सोल्यूट उपकरण है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा एब्सोल्यूट उपकरण है एक प्रकार का, यानी ऑप्शन ए है। देखिए एब्सोल्यूट उपकरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, दैनिक जीवन हम लोग क्या करते हैं, वर्क्स प्रैक्टिकली में, खासकर इसका यूज प्रैक्टिकल में होता है, ठीक है। और भी ऑप्शन जो 3 दिए हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग उपकरण में क्या होता है, अमीटर, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर होते हैं, ठीक। जिन उपकरण के आगे रिकॉर्डिंग शब्द का प्रयोग हो जाए वो समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात करें संकेतक उपकरण, यानी एक ऐसे उपकरण जो कि क्या करता है, आपको वैल्यू को केवल प्रदर्शित करता है, ठीक है। बिजली कट जाने के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है, वो इंडिकेटिंग कहलाता है, जैसे अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ठीक है। अब एकीकृत इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एकीकृत परिपथ होता है, यानी इंस्ट्रूमेंटेड उपकरण जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ऊर्जा मीटर, यानी ऊर्जा मीटर जो होता है ये कैसा परिपथ है, कैसा उपकरण है, जो कि एकीकृत उपकरण है। फेज अनुक्रम मीटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए फेज RYB 3 फेज होते हैं, यानी इनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं फेज अनुक्रम मीटर का, यानी 3 फेज अनुक्रम को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए फेराइट कोर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी दक्षता बढ़ जाती है। देखिए फेराइट कोर उपयोग करने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये उच्च फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है, और उच्च फ्रिक्वेंसी के साथ साथ उच्च फ्रिक्वेंसी पर कार्य करेगा। लॉसेस इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, यानी कम होती है, और उपकरण की दक्षता भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो होता है फेराइट कोर, उच्च चुंबकशीलता वाला क्या है, ये पदार्थ है, ठीक। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे, यानी नियत हानि को क्या कर देगा, कम कर देगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है ये वाला है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। देखिए गलतियाँ कैसे लोग करते हैं यहाँ पर, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का प्रवाहित होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, ठीक है। ऑप्शन में दिया संतुलित स्थिति में, और ऑप्शन डी दिया है असंतुलित स्थिति में। देखिए 2 ही शर्त हो सकती हैं, लेकिन इसमें इसी चीज़ को इंग्लिश में अगर पढ़े तो व्हेन द नो करंट विल बी फ्लो थर्ड द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर करंट प्रवाहित न होती है तो उस समय क्या होता है ब्रिज, तो ब्रिज जो होता है हमारा क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें दिया है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा कब प्रवाहित होंगी, तो भैया असंतुलित स्थिति में हमारी क्या होती है, धारा प्रवाहित होती हैं, ये तो सभी लोग को पता है। लेकिन हिंदी के हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला सही होना चाहिए। अब परीक्षा में साफ साफ बता दिया जाता है कि यदि आपका हिंदी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो इंग्लिश वाला मान्य होता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। किसी विद्यार्थी ने देखिए असंतुलित लोड को ऑप्शन चूज़ किया, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, उसके लिए गलत है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाला क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये पदार्थ है, तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकत्व के आधार पर, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेट होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से किस पदार्थ के। देखिए स्ट्रांग फेरोमैग्नेटिक, जो लौह चुंबकी जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, स्ट्रांग अट्रैक्शन टू द मैग्नेट, मैग्नेट के प्रति क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से पकड़ होती है। इसमें क्या क्या आते हैं आपका, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक। अगर वही बात करें हम लोग पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या क्या आते हैं, पैरामैग्नेटिक में ये चुंबक के प्रति हल्का सा आकर्षित होता है, जैसे वुड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित बन के आते हैं, इसको जरूर एक बार क्लियर करिएगा। और अब बात करें हम लोग डायमैग्नेटिक, यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जिंक हो गया, बिस्मथ हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है। यानी जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, कापर हो गया, चांदी हो गया, सब किस में आते हैं, आपके डायमैग्नेटिक में आते हैं। यानी चारों पदार्थ हैं जो होता है ना, देखिए जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बिस्मथ हो गया और तांबा, सभी चीज़ क्या है, एक डायमैग्नेटिक है, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो होते हैं वैसे पदार्थ जो चुंबक से क्या होते हैं, दूर हटते हैं, वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार प्रश्न में जो आंसर पूछा गया है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इन्होंने फिर बोर्ड ने माना है तांबा को, तो हम लोग भी तांबा को ही मान लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, डी ही होना चाहिए, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए दिया तांबे का परमाणु क्रमांक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि अभी आपको हम आगे बताया पहले वाले में कि चालकता क्रम पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उसमें कापर भी एक नाम आया था, कापर का परमाणु क्रमांक जो होता है 29 कापर होता है, इसको बताए थे ना। लेकिन देखिए सेम चीज़ें वहीं पर रिपीट हुई है ना, कि जो कापर हुआ उसमें जो होता है परमाणु क्रमांक 29 होता है। 29 कापर को भरने का तरीका यही है, सबसे पहले क्या भरेंगे 2, 8, 18 और 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पूछ रहा है संयोजकता कोष कितने होते हैं। तो बाहरी कक्षा वाले सबसे संयोजकता कोष जो होते हैं 1 होते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है 1 है। ठीक है। अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में कितने होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है 13 एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8 और 3, यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ऐसे हम लोग संयोजकता कोष को ज्ञात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और सभी